हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 17 फरवरी 2025 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे। इसमें से पहला समाचार है यूक्रेन मुद्दे को लेकर यूरोप की आपातकालीन यानी यूरोप में आपातकालीन यूरोपीय शिखर सम्मेलन। ठीक है, ये फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा रहा है, आज ही बुलाया जाएगा, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल होगा और बाकी कुछ प्रमुख यूरोपीय देशों के नेता शामिल होंगे। तो इसको समझेंगे क्या मामला है। दूसरा समाचार है वो ये है कि ग्रीन बॉन्ड या सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं और उनको लेकर भारत में निवेशकों में अनिच्छा क्यों देखी जा रही है। तो इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों लाए जाते हैं और इनको दूर करने के लिए भी अगर कोई उपाय होगी तो जो प्रॉब्लम होगी उसको देख लेंगे। ठीक है। तीसरा समाचार है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इस बजट में एक प्रमुख योजना जारी की गई थी, प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना। इसी को लेकर डिटेल में इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेनेशन है, तो उसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि नई योजना है। तो आइए एक एक करके पहले देखते हैं। यूक्रेन के मुद्दों पर यूरोपीय शिखर सम्मेलन का आयोजन। देखिए, अभी हाल फिलहाल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो है 11 तारीख को ये कहा जाता है कि वो रूस के राष्ट्रपति से उनकी 1.5 घंटे फ़ोन पे बात हुई है और यूक्रेन रूस को युद्ध को समाप्त करने के लिए वो लोग आगे पहल करेंगे। इसके बाद जो यूरोप के प्रतिनिधि हैं राष्ट्रपति ट्रंप के, उनका कहना था कि अभी वार्ता के दौर में यूरोप टेबल पे नहीं होगा। अभी शुरुआती चरण में सऊदी अरब में जो वार्ता की प्रक्रिया चल रही है शुरुआती चरण में, उसमें यूरोप के या यूक्रेन के लोग शामिल नहीं होंगे। और ऐसे में कहीं न कहीं यूक्रेन और यूरोप में एक तरह से बड़ा कहीं चिंता का भाव है, क्योंकि अमेरिका का यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर पिछली सरकार से ट्रंप सरकार का नीति एकाएक बिल्कुल ही बदल चुकी है, जो कहीं न कहीं यूक्रेन को लगता है और यूरोप को लगता है कि उनके सुरक्षा हितों के लिए नुकसानदायक है। ऐसे में फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सहित अन्य नेताओं के साथ पेरिस में एक आकस्मिक जो है शिखर सम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें इस बात पर चर्चा की जाएगी कि अब आगे यानी अगर अमेरिका का सहयोग नहीं भी मिलता है तब आगे क्या किया जाएगा। हालांकि उसको लेकर बाद में अमेरिकी विदेश मंत्री का कहना है कि अभी इनिशियल वार्ता हो रही है, जब वास्तविक वार्ता शुरू होगी तो उसमें यूक्रेन और यूरोप भी शामिल होगा। हालांकि इस मीटिंग को भी लेकर यूरोप में विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि जिन लोगों को इस मीटिंग में बुलाया गया है उसमें से कई सारे यूरोप के छोटे छोटे देश शामिल नहीं है, तो उनके द्वारा भी इसको लेकर आलोचना की जा रही है। आइए हम इसको पूरा देखते हैं, पूरे मुद्दे को ही देखते हैं। देखिए, चर्चा में क्यों है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 17 फरवरी यानी आज ही यूक्रेन युद्ध पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन जो है बुलाया है। इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सहित कई यूरोपीय नेताओं की मेजबानी करने का इसमें निर्णय लिया गया है। यह जो सम्मेलन बुलाया जा रहा है वह अमेरिका द्वारा यह सुझाव दिए जाने के बाद आयोजित किया जा रहा है कि यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए किसी भी वार्ता में यूरोप की कोई भूमिका नहीं होगी। देखिए, अभी जैसे अभी बताएं कि 12 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा जो है रूस के राष्ट्रपति से फ़ोन पे करीब 1.5 घंटे की बात की जाती है और दोनों नेताओं द्वारा इसको ऑफिशियली जारी भी किया जाता है कि हाँ, हमने बात किया है। यानी पहले बार दोनों नेताओं ने, पहले बातें होती रही होंगी लेकिन पहले बार दोनों नेताओं ने ऑफिशियली ये जारी किया कि बात हुई है 1.5 घंटे में, और उसमें यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने को लेकर दोनों देशों में बातचीत हुई है। उसके बाद कई सारी वार्ता आई है। पत्रकार पूछते हैं, कई बार पत्रकार बड़ा अजीब गरीब तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं। तो पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि यूक्रेन और रूस, तो ट्रंप ने भी कह दिया कि उनकी कोई भूमिका नहीं है। और जो ट्रंप के सलाहकार हैं, उसके प्रतिनिधि हैं उस रूस यूक्रेन युद्ध को या यूरोप में देख रहे हैं, उनसे भी जब म्यूनिख शिखर सम्मेलन में पूछा गया तो उनके द्वारा भी कुछ इसी तरह की बात की गई कि जो वार्ता टेबल है उस पर अभी यूक्रेन और यूरोप की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो सऊदी अरब में इस तरह की वार्ता का हो रहा है, जिसको लेकर वो दूत जो उनके हैं और विदेश मंत्री और जो वहाँ के NSA है वो पहुँच रहे हैं। ठीक है, संभवतः हो सकता है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच भी वार्ता हो जाए, और इसको लेकर कहीं न कहीं यूरोप के द्वारा प्रतिक्रिया भी आई है। और कहीं न कहीं ये जो चीज़ें दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि
ट्रंप के द्वारा अपने पहले कार्यकाल में ही उन्होंने नाटो को एक तरह से डिसओन करने की बात की थी, उसको छोड़ने की बात की थी कि भाई सब लोग अपना 5-5% दो, नहीं तो अपनी सुरक्षा खुद देखो। हाल फिलहाल में भी ट्रंप ने यूरोपीय देशों को साथ एकदम कह सकते हैं कि आप उसे कह सकते हैं कि बिल्कुल आक्रामक ही रुख अपनाया रखा है। उनके प्रमुख सहयोगी एलन मस्क तो कई सारे देशों की पर्सनल बेइज्जती भी कर चुके हैं। उनके उपराष्ट्रपति जो है म्यूनिख शिखर सिक्योरिटी सम्मेलन में जाके क्लियर कट कह चुके हैं कि आपको अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद रखनी पड़ेगी और आप जिस तरह के नियम चल रहे हैं वो आपके लिए खतरा है। और उनके रक्षा मंत्री नाटो शिखर सम्मेलन में बोल चुके हैं कि यूक्रेन में कोई भी जो वार्ता होगी उसकी सुरक्षा नाटो देश का कोई द्वारा नहीं किया जाएगा, गैर नाटो देश द्वारा ही किया जाएगा, क्योंकि नाटो देश के करने को रूस कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो ये सारी परिस्थितियां चल रही है। कहीं ना कहीं अमेरिका यूक्रेन को दबाव बना रहा है और यूरोप पे दबाव बना रहा है और यूरोप को लगता है कि वो ठगा हुआ महसूस करता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही वो उन्हीं रास्ते पर चलता रहा है जिस रास्ते पे अमेरिका उसे कह देता है और इसका उसको काफ़ी लाभ भी मिलता है। अमेरिका का पूरा मार्शल प्लान के तहत उसने पूरा बनाया ही है, एक तरह से कह सकते हो कि पूरे यूरोप को खड़ा किया है। पूरे यूरोप के जो भी बाकी देश हैं, चाहे जर्मनी हो चाहे फ्रांस हो, उनके विकास में उनके कहीं ना कहीं यूरोप और उसकी अमेरिका की पूंजी, उसके टेक्नोलॉजी, उसकी खपत, उसका मार्केट, उसके सुरक्षित वातावरण देने में जो है अमेरिकी सेना या उसके सैन्य संसाधन या उसके खर्चे, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यूरोप को एक बेहतर जो है सुविधा देने की। लेकिन ट्रंप का कहना है कि कहीं ना कहीं यूरोप के लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग खड़े हुए हैं और ये अगर वो जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं, हमारा अपना या तो पैसा खर्च करें, नहीं उठाते हैं तो यूरोप को से अमेरिका अपनी सुरक्षा जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगा। तो ये पूरे उस परिदृश्य में समझने की ज़रूरत है। इसी को लेकर यूरोप के देशों द्वारा जो है ये बात की जा रही है, ठीक है। तो ये यूक्रेन पे बातचीत की जा रही है, लेकिन ये बात पूरे यूरोप के हितों को है कि अमेरिका के हटने के बाद जो वैक्यूम क्रिएट होगा सुरक्षा का, उसको कैसे दूर किया जा सके। देखिए, इस बैठक में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, पोलिश प्रधानमंत्री, नाटो के महासचिव, इटली की प्रधानमंत्री, यूरोपीय संघ के उर्सुला वॉन जो प्रमुख हैं, ये लोग भी इसमें शामिल होंगे। यह बैठक क्यों आयोजित किया जा रहा है, अभी जैसे मैंने पूरा बता ही दिया है, फिर भी देख लीजिए। यह शिखर सम्मेलन में यूरोपीय नेताओं द्वारा यूक्रेन के प्रति अमेरिकी दृष्टिकोण में आए उथल पुथल भरे बदलाव तथा यूरोपीय महाद्वीप की सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरों पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। यानी यूक्रेन को लेकर जो मामला है और पूरे यूरोप के लिए जो खतरा हो गया है, अभी तक तो अमेरिका रूस का ही खतरा बता के उनको साथ जोड़े हुए था, अब कह रहा है कि नहीं, रूस से खतरा नहीं है, आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद देखिए। तो यूरोप पूरा संयुक्त रूप से भी रूस के खतरे का सामना कर रहे हैं, या रूस की जो चुनौती है या चीन से भी जो चुनौती आएगी उसका खतरा, उसका सामना करने के लिए वो तैयार नहीं है। हालांकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति का कहना है कि यूरोप को खतरा रूस से नहीं है, यूरोप को खतरा चीन से नहीं है, यूरोप को खतरा खुद उसके अंदर से जो उसकी नीतियां हैं, जो लिबरल नीतियां हैं, डेमोक्रेटिक, जो उसको कहीं ना कहीं व्यवस्था को खोखला बना रही है, वो खुद उसके अंदर का खतरा है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और उसके राष्ट्रपति ने एकाएक जो है यूरोप को आईना दिखा दिया है। लेकिन प्रश्न यही है कि आपके अभी सरकार, पिछली सरकार तो यूरोप वो भी इसी नीति से चलती थी, वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो गया है और लेकिन यूरोप के लोगों के अंदर जो है अभी वो बात नहीं है। तो ऐसे में वो थोड़ा सा अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। और यह जो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो पिछले सप्ताह नाटो और यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगियों को चौंका दिया था, जब उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बिना उनसे परामर्श किए बात की और शांति प्रक्रिया शुरू कर दी। और इसके लिए उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति को या व्लादिमीर जेलेंस्की को बता देंगे। और जब उन्होंने फिर बताया भी तो जेलेंस्की फिर कुछ नहीं किया, लेकिन बाद में जेलेंस्की ने भी एक यूरोपीय सेना, यूरोपीय सुरक्षा की बात करने लगा। और जो अपने रेयर अर्थ मेटल, $500 बिलियन के रेयर अर्थ मेटल को अमेरिका को पहले दे रहा था सुरक्षा के लिए, अब वो कह रहा है यूरोपीय यूनियन आप ले लो और हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी करो, और एक हमें अपनी यूरोपीय सेना बनानी पड़ेगी, अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें जो है जेलेंस्की जो है वहाँ पे कर रहा है। अब देखिए, जेलेंस्की ने अपने देश को तो बर्बाद कर दिया है, लेकिन अब यूरोप का क्या करता है ये देखना है यूरोप के लोगों को, क्योंकि ये सब जो क्रिया कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं उनके लिए चिंता का विषय है। देखिए, कई बार कहा जाता है ना कि मैं कहते हैं सर आप कैसे बात करते हैं, मैं जो बात करता हूँ व्यवहारिक चीज़ें हैं।
चाणक्य ने डिप्लोमेसी की जो सबसे बेहतरीन किताब मानी जाती है अर्थशास्त्र, उसमें कहा है कि समय जैसा रहे वैसा काम करना चाहिए। आपको अगर कमज़ोर हो तो आप अपने शत्रु का भी सहयोग ले लो, उसके साथ भी उसकी भी अधीनता स्वीकार कर लो, इसमें कोई गलत नहीं है। और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि अभी यूरोप की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो सही में खतरे से कर सके, क्योंकि उन्होंने उन मुद्दों पर ध्यान दिया जो कहीं ना कहीं जरूरी है, लेकिन जैसे क्या होता है ना कि उनको लगा कि हम तो विकसित देश हैं, हमारी अर्थव्यवस्थाएं ठीक ठाक चली रही है, सामान जो है अमेरिका बिकी जाता है, हमने अपने उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सप्लाई चेन को चाइना में कर ही दिया, वहाँ से सस्ते उत्पादन हो जाएंगे, हमारी कंपनियों को लाभ मिल जाएगा और सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ने उठा ही रखी है। बस क्या है, हम सुरक्षित हैं, हम विकसित, हमारा जो है विकास हो रहा है, बस समस्या खत्म। एक उनको एजिंग की समस्या थी, उसको लेकर उन्होंने थोड़ा बहुत जो है प्रयास किया कि इसको बढ़ाने की कोशिश किया जाए, लेकिन वो भूल गए कि आपकी सुरक्षा, जैसे कहते हैं ना सवारियों की, अब एक होती है ना बसों पर लिखा रहता है सवारी अपने सामान की सुरक्षा खुद करे, तो आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। आप कब ये जियो स्ट्रेटेजी में कब आपकी भूमिका बदल जाती है, इसलिए जो भी देश दूसरे देशों पर निर्भर हैं कि वो आके हमारी सुरक्षा करेंगे, वो संभव नहीं है। आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ती है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक कहानी है, उदाहरण है कि आपको अपनी समस्या का समाधान खुद, आप ताकतवर रहेंगे तो 10 लोग और आ जाएंगे आपकी मदद करने, लेकिन अगर आप कमज़ोर हैं तो फिर जब तक ज़रूरत रहेगी मदद करेंगे, नहीं जैसे ज़रूरत निकल जाएगी वैसे ही लोग छोड़ के चले जाते हैं। और ये व्यवहारिक जीवन में भी सही है और कूटनीतिक परिदृश्य में तो ये बहुत ही सही है। और आज नहीं, चाणक्य ने तो बहुत पहले कह दिया था, 2500 साल पहले कह दिया था। और ऐसे में यूरोप के लोगों को प्रैक्टिकली, हालांकि वो कोशिश भी कर रहे हैं, अभी जैसे राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों द्वारा मैंने जब पढ़ाया था कि भारत के प्रधानमंत्री गए हैं, तो वो हेजिंग करने की जो कोशिश है वो ठीक है, तो उसी तरह की हेजिंग उनको करनी पड़ेगी और उनको संभवतः रूस के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाना पड़ेगा। उस रूस के साथ हेजिंग करने की ज़रूरत है जिस दिशा में ट्रम्प चल रहे हैं। इसके सिवा उनके पास अभी कोई बहुत बड़ा विकल्प ऐसा नहीं दिखता है कि वो कोशिश कर सकते हैं। फिर इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं, भारत उनके लिए लड़ाई करने थोड़ी न जाएगा, ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, अब उनकी चिंता है तो वो इस बात पर जो है अपनी बात कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने जो समस्या यूक्रेन के दूत कीथ केलॉग ने कह दिया था कि 15 फरवरी को कि यूक्रेन शांति वार्ता के लिए उस टेबल पर यूरोप के लिए या यूक्रेन के लिए कोई जगह नहीं है, और यूरोपीय नेताओं ने इस पर तत्काल प्रतिक्रिया भी दी थी और यूरोपीय लोगों के बिना कहा कि यूक्रेन और यूक्रेन के भविष्य या यूरोपीय संरचना के लिए चर्चा या बातचीत करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह है कि यूरोप को तत्काल काम करने की आवश्यकता है। काम करो, सब कुछ करो, लेकिन होगा क्या, उस व्लादिमीर जेलेंस्की के बहकावे में न आओ, उसके चक्कर में, क्योंकि वो तो ये देखा जाए तो एक्चुअली यूक्रेन का हिस्सा ही नहीं है और व्यवहारिक समस्याओं को समझने की ज़रूरत है। और देश कहते हैं ना कि दो शाणों के बीच की लड़ाई, रूस और अमेरिका की लड़ाई है, उसमें जो पड़ेगा वो पिस ही जाएगा और वो वही हो भी रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूरोप यूक्रेन वास्तविक शांति वार्ता का हिस्सा होंगे। हालांकि जब उनसे पूछा गया, ये बात आलोचना हुई, तो चूँकि अब हमेशा से जनमत है कि यूरोप हमेशा से अमेरिका का ही साथ देता है, और कहीं ना कहीं इस तरह से अगर बस के नीचे फेंकने वाली बात होगी तो कहीं ना कहीं अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पर भी प्रभाव आएगा। तो उसके विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं है कि अभी कोई बड़ा मुद्दा है, अभी तो बात, हम शुरुआती चरण में बातचीत शुरू हो रही है। जब वास्तविक शांति वार्ता होगी तो उसमें यूरोप भी रहेगा, उसमें यूक्रेन भी रहेगा, लेकिन उसमें अभी समय है। और फिर इसको लेकर उन्होंने कहा कि अभी तो बिल्कुल शुरुआती वार्ता है, यानी कहीं ना कहीं अमेरिका को भी लगता है कि उसके द्वारा जो है उसको कहते हैं सांत्वना देने की कोशिश की जा रही है। अब आके बजट जो इसमें चर्चा होगी, शिखर सम्मेलन में क्या होगा उसको बता दें, लेकिन इस शिखर सम्मेलन को लेकर ही यूरोप में फिर विरोध हो गया, क्योंकि इस शिखर सम्मेलन में यूरोप के कुछ गिने चुने देशों को बुलाया गया है। फ्रांस अब कर ही रहा है, ब्रिटेन को बुलाया गया है, जर्मनी को बुलाया गया है, पोलैंड को राष्ट्रपति को बुलाया गया है, इटली के प्रधानमंत्री को बुलाया गया है, और यूरोपीय संघ के और बाकी देश बहुत सारे हैं। उनको लगता है कि उनके साथ उनको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो हमारी यूरोपीय सम्मेलन
लंदन में ही। तो इस बात को फ्रांस के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भाई कई सारे फॉर्मेट हैं, उसमें सबको बुलाया जाएगा। तो यही बात तो अमेरिका भी कह रहा है ना कि कई सारे फॉर्मेट है, जब असली बातचीत होगी तो उसमें बुलाया जाएगा। देखिए जो भी होगा आगे उसको हम आपको बताएंगे, लेकिन हो रहा है काफ़ी गंभीर, और जो भी हो रहा है भारत के लिए बहुत फायदेमंद है। यूरोपीय देशों के साथ जो है, भारत के साथ जो है बढ़िया रहेगा, भारत को हेजिंग करने के लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा समाचार है, दूसरा समाचार का एक मुद्दा है, इंडियन एक्सप्रेस में ही था, ग्रीन बॉन्ड या सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को लेकर वो क्या होता है, और भारत में उसको लेकर जो है 2022-23 से जब भी ये जारी किया गया है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, उसको लेकर थोड़ी अनिच्छा देखी गई है। देखिए ग्रीन बॉन्ड वो होता है जो कि ग्रीन परियोजनाओं में या ऐसी परियोजनाएं जो जलवायु परिवर्तन या कार्बन उत्सर्जन को कम करती हो या जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए लाई जाती हो। और जब ये सरकार के द्वारा इस तरह के बॉन्ड जारी किए जाते हैं तो वो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड कहलाए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा भी 2022-23 से इसी तरह के बॉन्ड जारी किए जो है दिशा निर्देश, और उसके बाद लगातार बॉन्ड जारी किए जा रहे हैं। लेकिन उसको लेकर निवेशकों में कुछ उत्साह की कमी दिखाई दे रही है, जिसके कारण जो लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है ग्रीन परियोजनाओं का, उसमें या तो कटौती करनी पड़ रही है या उसे बजट से आपूर्ति करनी पड़ रही है, जो दोनों ही मामलों में उसके अपने जो लक्ष्य हैं या जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। उसमें कुछ कमियां भी बताई जा रही हैं, जैसे कि उसमें तरलता की या उसके लिक्विडिटी की कमी है कि उस बॉन्ड को लेकर जो है लोग अनुत्साहित हैं, क्योंकि वो एक लॉक इन पीरियड के साथ ही है, और ऐसे में वह थोड़ा सा और एक जो ग्रीनियम कहा जाता है या जो ग्रीन प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसके कारण भी लोग उधर उत्साहित हो रहे हैं। तो आइए ज़रा सा देख लेते हैं मामले को परिचय के रूप में। भारत में भी कई उभरते बाजारों की तरह ही कम कार्बन उत्सर्जन या लेस ग्रीन इकोनॉमी की तरफ अपने संक्रमण को वित्त पोषित करने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की ओर रुख किया था, लेकिन निवेशकों की मांग कमज़ोर बनी हुई है। ग्रीन बॉन्ड सरकारों को स्वच्छ ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में पूंजी जुटाने में मदद करते हैं, और भारत ने एक सार्थक ग्रीन पर जो आमतौर पर जो है बॉन्ड से जुड़ी कम उधारी लागत है हासिल करने के लिए संघर्ष किया है। इसके कारण ग्रिड स्केल सोलर सहित कई प्रमुख योजनाओं के बजट को कम किया गया है। साथ ही साथ राजकोष से भी पैसे लेने की समस्या दिखाई जा रही है। ग्रीन बॉन्ड एवं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड या संप्रभु हरित बॉन्ड क्या होता है, तो देखिए पहले बॉन्ड समझ लीजिए। बॉन्ड मान लिया एक सरकार के द्वारा या किसी भी बैंकिंग सेक्टर के द्वारा, किसी भी निजी के क्षेत्र के द्वारा एक जारी किया गया पत्र होता है कि भाई आप हमें उसके द्वारा वो ऋण लेते हैं, कुछ पर्टिकुलर समय के लिए रहता है, आमतौर पे दीर्घकाल के लिए रहता है, और उस पर तय किया जाता है कि आपको इतना जो है पैसा रिटर्न के रूप में दिया जाएगा। और वही जब ग्रीन परियोजनाओं के लिए इस तरह के बॉन्ड जारी किए जाए, चाहे सरकार के द्वारा जारी किया जाए, चाहे कंपनियों के द्वारा जारी किया जाए, चाहे बहुउद्देशीय बैंकों के द्वारा जारी किया जाए, चाहे मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा, मल्टीनेशनल जो है सेंटर के द्वारा जारी किया जाए, तो उसको ग्रीन बॉन्ड कहा जाता है। और जब ये ग्रीन बॉन्ड सरकार जैसे भारत सरकार या अन्य सरकारों के द्वारा जारी किया जाता है, तो वो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड या संप्रभु हरित जो है बॉन्ड के रूप में जाना जाता है। बॉन्ड जारीकर्ता जो है वो आमतौर पर पारंपरिक बॉन्ड की तुलना में कम यील्ड या रिटर्न पर ग्रीन बॉन्ड की पेशकश करते हैं, क्योंकि इसके जरिए जो निवेशक हैं उनको आश्वस्त करते हैं कि बॉन्ड से प्राप्त राशि का उपयोग विशेष रूप से ग्रीन निवेश में किया जाएगा। सपोज दैट इसे ग्रीन बॉन्ड अलग से क्यों जारी किया जाता है या इसका अलग से महत्व क्यों है, क्योंकि जैसे नॉर्मल बॉन्ड है, कोई नॉर्मल बॉन्ड है, मान लिया जैसे उस पर दिया गया कि आपको इसको 10% का रिटर्न आएगा, सपोज दैट, तो ग्रीन बॉन्ड का रिटर्न मान लिया उसमें कह देंगे कि 9% है, 9.5% है, या 9-8 ऐसे मान लिया कर दिया जाता है, तो वो थोड़ा सस्ता हो जाता है। फिर भी लोग उसे क्यों लेते हैं, क्योंकि उनको ये पता रहता है कि ये पैसा जो है ऐसे प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा जो कि पर्यावरण के लिए और लोगों के लिए अनुकूल है। तो हो सकता है किसी का दिल बेहतर हो तो वो चले लगा दे, लेकिन दिल की तो बात सब सुनते नहीं है। लेकिन कई सारे क्षेत्रों में, कई सारी चीज़ों में ये मैंडेट होता है कि लोगों को अगर आप अपना पैसा ग्रीन परियोजनाओं में लगाना, कई बार कंपनियों के लिए मजबूरी होती है कि उनके टारगेट के लिए होता है, या कई लोगों के टैक्स आदि छूट के जरिए ये व्यवस्था की जाती है, तो वो उस पैसे को उसमें लगाते हैं निवेश कम होने को लेकर। और कुछ लोग ऐसे भी लगाते हैं कि चलो ठीक है वहाँ पे कुछ रिटर्न ज़्यादा मिल जाएगा, रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन हम पर्यावरण के प्रति हमारी जो भूमिका है, तो इसलिए लोग जो है ग्रीन बॉन्डों में लगाते हैं। और यही जो अंतर है नॉर्मल बॉन्डों से ग्रीन बॉन्डों में, जो प्रीमियम कम आता है, यानी जो ऋण ब्याज कम देना पड़ता है, जिसके कारण
वो उसे बोलते हैं ग्रीन प्रीमियम या ग्रीनियम बोला जाता है। इसी के लेकर जो है ग्रीन बॉन्ड जो है सामान्य बॉन्डों की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि सस्ते दर पे जो है ग्रीन परियोजनाओं को पोषित करने के लिए इससे आसानी से सरकार को पैसा मिल जाता, सरकार या लोगों को पैसा मिल जाता है। ठीक है। लेकिन ग्रीन बॉन्ड में निवेश का देखिए अक्सर सस्टेनेबल दीर्घकालिक रिटर्न चाहते हैं और उनके पास अपने फंड का एक हिस्सा ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए आवंटित करने के लिए आंतरिक या बाहरी जनादेश भी होता है, या तो अंदर से या तो बाहरी से उनको प्रेशर होगा कि वो ऐसा करना उनकी मजबूरी है। जैसे कई सारी कंपनियों हैं या विदेशी देशों में अपना टारगेट है कि उनका जो है अल्प विकसित देशों में या विकासशील देशों में उनको ग्रीन फाइनेंसिंग करनी है, तो बहुत सारे बॉन्ड जो है वो अपने यहाँ पे कर देते हैं, फिर वो वहाँ पे निवेश आदि करते रहते हैं, जिससे उनका टारगेट पूरा हो जाता है। भारत सरकार द्वारा जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है वो क्यों जारी किया जाता है? जाहिर सी बात है सरकार को भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो नॉर्मल बॉन्ड की अपेक्षा जो ग्रीन बॉन्ड होता है वो कुछ ज़्यादा यील्ड देता है, उसका कम यील्ड पे ही काम चल जाता है या ग्रीनियम मिल जाता है, जिसके कारण वो बेहतर होता है। लेकिन ये हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? ये एक समस्या बनी हुई है। देखिए 2022 में भारत सरकार ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को जारी करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की थी। इसमें ग्रीन प्रोजेक्ट का एक परिभाषा दिया था कि किसे ग्रीन प्रोजेक्ट माना जाएगा भारत में। तो ऐसे में जो संसाधन उपयोग में ऊर्जा दक्षता लाते हो वो होगी, कार्बन उत्सर्जन को कम करती हो, जलवायु लचीलापन या जो है रिसाइलेंस बढ़ावा देती हो और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करती हो। यानी कि कहीं कोई प्राकृतिक तंत्र डिग्रेड हो गया उसमें सुधार, यानी वनीकरण मान लीजिए, जलवायु रिसाइलेंट यानी कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना दिया जाए जिससे जलवायु के प्रभाव को कम करने में मदद मिले। यानी जैसे कृषि है तो कृषि में सिंचाई की व्यवस्था कर दिया, डिप इरिगेशन ला दिया, या कोई नई यील्ड पर रिसर्च करा दिया, या जैसे कहते हैं कोई कच्चा किसी व्यक्ति का जो है कहीं पे कोई प्रोजेक्ट है, बाढ़ आने का खतरा है तो वहाँ पे तटबंध बना दिया, या इस तरह से चीज़ें करके, या सूखा आने का है तो वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था कर दी। ये सब जलवायु लचीलापन है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने की व्यवस्था है, जैसे पेट्रोल से गाड़ियाँ डीजल से चलती है तो पेट्रोल से चलाने के लिए व्यवस्था कर दे, या सीएनजी से चलाने के लिए व्यवस्था कर दे, या इलेक्ट्रिक से चलाने के लिए व्यवस्था कर दे, और इसी तरह से ऊर्जा दक्षता में सुधार की बात है। तो ये सारे प्रोजेक्ट को ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत इसमें लाया गया। यही नहीं कि केवल वनीकरण, अगर कहीं एक कोई जो है कोई गाड़ी डीजल से चल रही है, अगर उसको पेट्रोल से चलाने के लिए कोई प्रोजेक्ट चल रहा है या बिजली से चलाने के लिए ईवी भी चल रहा है तो उसे ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत ये माना जाता है। और इसी आधार पर रेलवे का जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लाया जा रहा है या इलेक्ट्रिफिकेशन की जा रही, वो बड़े पैमाने पर ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत ही उसको माना जा रहा है। और वित्त वर्ष 2022-23 से भारत ने 8 बार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया है और लगभग 53,000 करोड़ रुपए इससे जुटाए हैं ग्रीन बॉन्ड के जरिए अब तक। लेकिन एक समस्या है कि भारत सरकार द्वारा जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से आय प्राप्त हो रही उसका 50% से ज़्यादा रेल मंत्रालय के माध्यम से 3 चरणीय इलेक्ट्रिक इंजनों के उत्पादन को जो है फंडिंग करने के लिए दिया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में भी जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के तहत जो योजनाएं फंडित की जा रही है उसमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यानी जो रेलवे के इलेक्ट्रिक जो है इंजन का निर्माण के लिए 12,600 करोड़ रुपए, मेट्रो परियोजनाओं के लिए 8,000 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन सहित नवीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 4,607 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन के तहत वनारोपण के लिए 124 करोड़ रुपए दी जा रहे हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो है कहीं ना कहीं, अब देखिए ये ग्रीन है, ये ऊर्जा दक्षता लाएगा, ठीक है, और जो है नया ऊर्जा ला रहा है। मेट्रो परियोजना है, ये ज़्यादातर लोग जो कारों से चलेंगे उससे प्रदूषण बढ़ाएंगे, मेट्रो के जरिए चलेंगे। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं ऊर्जा दक्षता को सुधार करता है, इसलिए मेट्रो को कई जो है ग्रीन बॉन्ड भी मिलता है, कार्बन बॉन्ड भी मिलता है, तो वो अलग है, कार्बन जो क्रेडिट है वो अलग है। ये सरकार द्वारा इस तरह की परियोजनाओं के लिए निकाला जाता है। वनीकरण आदि के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है, ठीक है। भारत में सॉवरेन बॉन्ड को लेकर निवेशक उत्साहित नहीं है। देखिए भारत के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड इशू को निवेशकों की कम मांग का कारण गति प्राप्त करने में संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। इसमें विदेशी निवेशकों के लिए नियमों को आसान बनाने सहित कई प्रयास के बावजूद नीलामी में सीमित भागीदारी देखी गई, जिसके लिए प्राथमिक डीलरों को ये बॉन्ड दे दिए जाते हैं। वैश्विक स्तर पर ग्रीनियम 7 से 8 बेसिस पॉइंट तक पहुंच गया है, जबकि भारत में अक्सरियत 2 से 3 आधार अंकों तक ही बना हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें लाभ नहीं है, जिसके कारण व्यवहार वाइबल फंडिंग स्रोत के रूप में विस्तार को ये सीमित करा, यानी जितना वो नॉर्मल प्रीमियम आ रहा है उसी के आधार पे आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा लाभ इससे नहीं हो रहा है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इससे एक प्रमुख चुनौती है तरलता की। तरलता क्या होता है? जैसे कि
बांड को पहले तो छोटे इशू आकार का है, छोटे छोटे इशू आकार है, और परिपक्वता तक उनको निवेशकों के पास अपने पास रखना पड़ता है। जबकि और जगहों पे क्या है कि उसे सेकेंडरी मार्केट में या शेयर मार्केट उसको खरीदा बेचा जा सकता है, उस पर ऋण आदि लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपने ले लिया तो आपका फिक्स हो जाता है, जिसके कारण लोग जो है उनको लगता है हतोत्साहित होते हैं। लेकिन अगर उनको लगता कि इसे बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है, लाभ कमाया जा सकता है, तो फिर वो इसमें आकर्षित होते। ठीक है। साथ ही साथ भारत में सामाजिक प्रभाव निधि और जिम्मेदार निवेश जनादेश के बीच एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का अभाव है कि क्या कैसे सामाजिक प्रभाव का जो है फंडियन कैसे किया जाए या कैसे जिम्मेदार जनादेश को कैसे तैयार किया जाए, इसमें भी कमी है, जिसके कारण ये समस्या आ रही है। या लोगों को निवेश के लिए जैसे कैसे प्रेरित किया जाए, उसमें होता है ना टैक्सेशन में छूट आदि देकर ये किया जा सकता है, वैसी अभी जरूरत तंत्र नहीं है, जिसके कारण ये हो रहा है। अब ये जो है मायने क्यों रखता है कि ये कम उत्साह से नुकसान क्या है? देखिए नुकसान ये है कि अगर इस तरह की परियोजनाएं ग्रीन बॉन्ड के तहत आती है तो सस्ती मिलती है, लंबे समय के लिए रहती है, और वो जो प्रीमियम मिलता है वही जो है सामान्य बॉन्ड की अपेक्षा सरकार को ग्रीन बॉन्ड जारी करने पर बेहतर होता। अब जब सामान्य बॉन्ड के ही तरह अगर वो प्रीमियम उसको देना पड़ेगा या उतना ही रिटर्न उसको सरकार को देना ही पड़ेगा, तो ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या है? फिर तो उसको लिए अलग से फिर करने की ज़रूरत क्या है? तो ऐसे में जो सरकार है उसको जो उसमें जो लक्ष्य तय कर रही है उससे कम ही पूरा हो रहा है। जैसे देखिए 2024-25 के लिए 32,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य था, लेकिन आया 25,298 करोड़ रुपए घटा के। अब उसके कारण जो है, अब जैसे ग्रिड स्केल पर सोलर परियोजना जो चलाने की योजना थी, पहले 10,000 करोड़ रुपए आवंटित था, अब उसे घटा के 1,300 करोड़ रुपए कर दिया। तो कहीं ना कहीं फंडिंग की कमी आई, और बाकी और भी योजनाओं के लिए 3600 करोड़ रुपए बजट से लेने पड़े। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ रही है कि जो लक्ष्य है उसको प्राप्ति नहीं कर पाने के कारण जो है ये समस्याएं आ रही है। और उसके लिए जो सुझाव के रूप में यही है कि उसको आप आकर्षक बना सकते हैं। हमारे यहाँ पे आप उसे नियम बना सकते हैं कि जैसे टैक्स आदि में छूट मिले, जो कारपोरेट हैं, कारपोरेट घराने हैं, उनके लिए भी कुछ टारगेट तय कर दीजिए। और जो इसके लेन देन को लेकर भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन लेन देन इसकी है कि थोड़ा सा शिथिलता दे सकते हैं कि आप इसके सेकेंडरी मार्केट में खरीद आदि कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो निश्चित रूप से लोग आएंगे। कुछ लोग और ये भी सुझाव देते हैं कि बहुत सारे जो है मल्टीलेटरल जो संस्थाएं हैं उनके साथ अपने इस बॉन्ड को अगर हम जोड़ सकते हैं तो हमारी रैंकिंग में सुधार, रेटिंग में, इसके ग्रीन बॉन्ड के रेटिंग में सुधार हो सकता है, जिससे और भी जो है निवेश आ सकता है। ठीक है, तो ये पूरी सारी चीज़ें हैं। आइए ज़रा देखते हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना या PMDKY। यह योजना वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में विकसित भारत के प्रथम विकास इंजन, ग्रोथ इंजन के रूप में कृषि के महत्व को ध्यान में रखते हुए एक अलग से परियोजना लाई है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। यह योजना आकांक्षी जिला कार्यक्रम या एस्पायर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत के अनुरूप है, के तहत नहीं है, उसी के अनुरूप ये अपनाया गया है। एस्पायर डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम में जो भारत के सबसे कमज़ोर या अल्प विकसित जिले थे उनको ध्यान में रख के बनाया गया था, और उनके विकास के लिए जो बहुत सारी परियोजनाएं चल रही थी उनके कन्वर्जन और स्पेशल उसको देखकर किया गया है। इसमें भी उसी तरह का अप्रोच बनाते हुए भारत के न्यूनतम 100 ऐसे ज़िले जहाँ पे कृषि की उत्पादकता कम हो, जो है कृषि उत्पादन कम हो रहा हो, यील्ड प्रोडक्शन जो है कम हो, यील्ड जो है पर हेक्टेयर यील्ड जो है या यील्ड उसको तीव्रता जो है कम हो, या ऋण की पहुंच जो है ग्रामीण सेक्टर में ऋण की या कृषि सेक्टर में ऋण की पहुंच कम हो, इन सारी अगर चुनौतियों से वो जूझ रहे हैं तो उनको लेकर जो है इसे अपनाया गया है, और उम्मीद है इससे 1,70,00,000 से ज़्यादा किसानों को लाभ हो सकता है। तो आइए ज़रा सा देख लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2025-26 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित होकर राज्यों के साथ साझेदारी में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की है। मौजूदा योजना, इसमें क्या है कि मौजूदा योजनाओं और विशेष उपायों के अवसरण मतलब कन्वर्जेंस, उनको आपस में जोड़ के, ठीक है, के माध्यम से यह कार्यक्रम कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता या यील्ड जो है प्रोडक्टिविटी और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को कवर करेगा। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ या 1,70,00,000 किसानों को मदद मिलने की संभावना इसमें कही गई है। अब देखते हैं जिस परियोजना के आधार पर आधारित है, जिस परियोजना के आधार पर इसकी कल्पना की गई है आकांक्षी जिला कार्यक्रम, उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पे इसे लाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये
हमारा जो एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है या एस्पायर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम या आकांक्षी जिला कार्यक्रम, उससे सफलता से प्रेरित होकर सरकार द्वारा कमज़ोर 100 सबसे कमज़ोर जिलों में इसको कृषि, जहाँ पे कृषि के लिए कमजोरी है वहाँ पे ये ध्यान रखा गया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम वर्ष जनवरी 2008 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य 3C था, 3C को ध्यान में रखा गया था। कन्वर्जेंस या अभिसरण, यानी कि उन जिलों में जो भी जिले चुने गए थे उनमें जो भी योजनाएं चल रही हैं उनको जोड़ा जा सके, कैसे जोड़ा जा सके कि उसका अधिकतम लाभ लिया जा सके। फिर कोलैबोरेशन, सहयोग, केंद्रीय और राज्य स्तर के नोडल अधिकारियों और जिला कलेक्टरों को आपस में सहयोग इसमें लाने की बात की गई है। बाकी कंपटीशन, मासिक डेल्टा रैंकिंग के माध्यम से जिलों के बीच में प्रतिस्पर्धा करने के लिए रैंकिंग भी की गई थी। और इसमें इस योजना में 5 प्रमुख आधारों के आधार पे 49 इंडिकेटर के आधार पे रैंकिंग तय की जाती है। और इससे कम से कम भारत के 112 सबसे कम विकसित जिलों को तेजी से और प्रभावी रूप से इसमें बदलाव करना था। और इसमें काफ़ी सफलता मिली, क्योंकि स्पेसिफिक जो सबसे कमज़ोर है, जैसे महात्मा गांधी क्या कहते जंतर, तो उनका जंतर क्या है, जो सबसे कमज़ोर पायदान पे वहीं से शुरुआत करो। तो सरकार की जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम थी ये वही थी, भारत के जो सबसे कमज़ोर 112 जिले हैं उन पर फोकस करके और जो योजनाएं चल रही उनका अभिसरण करके सारे कोलैबोरेशन और कंपटीशन के माध्यम से इन्हें आगे बढ़ने की बात थी। तो ये सफलता को देखते हुए इसी योजना के तर्ज पे जो है अब ये कार्यक्रम को लाया गया है। इसमें जो जिले कवर किए जाएंगे उनके लिए क्या मानदंड है, देखिए बजट में इनके लिए वित्त मंत्री ने कहा कि 3 व्यापक मानदंड हैं। कम उत्पादकता, यानी उन जिलों में फसलों का उत्पादन कम हो रहा हो। मध्यम फसल तीव्रता, यानी कि पर हेक्टेयर वाइज जो फसलों का है, यानी कितने एरिए पर कितना एरिया है उन जिले में और उसमें कितनी बार फसल बोई गई है। इल्ड जो है, क्रॉप इल्ड जो होता है, जैसे कि सपोज दैट किसी 10 हेक्टेयर टोटल एरिया है और साल भर में उसमें कितनी बार फसल लगाई गई है। मान लीजिए जैसे 2 बार फसली होती है तो उसका क्रॉप इल्ड 200% हो जाएगा। एक बार अगर क्रॉप इल्ड होगा तो उसका क्रॉप जो है इल्ड जो है एक बार 100% हो जाएगा। कुछ में 2 होगी, कुछ में 3 होगी, कुछ में 1 होगी तो वो 2 से ज़्यादा हो जाएगा। कुछ में 2 होगा, कुछ में 1 होगा तो वह 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो उस तरह से क्रॉप इल्ड आता है और औसत से कम ऋण पैरामीटर के आधार पर 100 जिलों को इसमें कवर करने की बात है। और कृषि मंत्रालय इन मानदंडों का डेटा एकत्र कर रहा है, जिसके आधार पर जिलों की पहचान की जाएगी कि किन किन जिलों को इसमें पहचान करने के लिए किया जाएगा। और जैसे फसल तीव्रता बताया कि एक माप है कि भूमि का कितनी कुशलता से उपयोग किया जाता है, इसे कुल फसल क्षेत्र और शुद्ध बोए गए क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में निकाला जाता है। वही जैसे 10 हेक्टेयर का फसल है और बोया गया है, कितनी फसल बोई गई है, तो रबी बोई जाएगी। फिर जो है मान लें कहीं पे धान और गेहूं 2 बोया जा रहा है तो वो 200% हो गया। अगर कहीं पे 3 फसल बोई जा रही तो 300% हो गया। कहीं पे 1 बोई जा रही तो वो 100% हो गया। ठीक है। और कुछ में नहीं बोई जा रही हुई, कुछ में बोया जा रहा होगा तो 1% 100% से भी कम हो जाता है। जब देखिए वर्तमान में अखिल भारतीय स्तर पर 2021-22 में फसल तीव्रता 155% है, यानी लगभग 1.5 फसल हम बोते हैं, 1.5 फसल लगभग बोया जाता है। और आज़ादी के समय ये 111% था, यानी वहाँ से हम बढ़े हैं। लेकिन अभी भी ये ऐसा नहीं है कि सभी राज्य में और राज्यों में भी सभी जिलों में इसी तरह का होगा, उसमें काफ़ी विविधता है। तो वही जो मध्यम विविधता वाले जिले हैं उनको पकड़ना है, 100 सबसे कम और मध्यम वाले, और उसमें फिर आगे के काम करना है। साथ ही कृषि मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और नाबार्ड से जिलेवार कृषि ऋण पर भी डेटा साझा करने का अनुमोदन कर रहा है कि उससे पता चले कि किन जिलों में ऋण की कम है और कैसे सारी चीज़ें हैं। इसका उद्देश्य और बजटीय आवंटन देखिए तो देखिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के माध्यम से निम्नलिखित 5 उद्देश्य पूरा किया जाएगा। उन जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना है, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना है, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण, जो कि एक प्रमुख चुनौती होती है, उसको बढ़ाना है, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना है और दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बना के कृषि क्षेत्र में नवाचार को, ये सब चीज़ें चाहिए तो इसके लिए पैसे चाहिए, इसके लिए ऋण की उपलब्धता को भी बढ़ावा देने की बात इसमें की गई है। जहाँ तक बजटीय आवंटन की बात है तो इस बजट में कोई बजट अभी एक्स्ट्रा बजट की नहीं किया गया है, क्योंकि ये कन्वर्जेंस पर आधारित है। कन्वर्जेंस यानी जो पहले से चल रही योजनाएं हैं विभिन्न राज्यों के सरकार की, उन्हीं को एक साथ जोड़ा जाएगा। अब जैसे कि कृषि मंत्रालय, कृषि और
और कल्याण मंत्रालय है, मत्स्य पालन मंत्रालय है, पशुपालन है, इन सारी योजनाओं को जोड़ के उन जिलों के स्पेसिफिक बजट का आवंटन जो है, जब जिले तय कर दिए जाएंगे, मंत्रिमंडल द्वारा इसे औपचारिक रूप से पास कर दिया जाएगा, उसके बाद उनके लिए इन्हीं बजटों से, इन्हीं बजट में से बजटीय प्रावधान किया जाएगा। अलग से कुछ नहीं है। जो कृषि मंत्रालय का है या एनिमल हस्बेंड्री का है या हॉर्टिकल्चर का है या आप कह सकते हैं कि जो है मत्स्य पालन का है, उन सबको में से, जो उन्हीं में से उन जिलों विशेष के लिए जो है अलग से निर्धारित किया जाएगा बजट का आवंटन। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। इससे जुड़े प्रश्न भी हमारी वेबसाइट पर रहेंगे, वहाँ से देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी कोई प्रश्न होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बाकी मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।